But when we talk about the replication means we have to create complete replica of DNA. That's why replication दोनों स्ट्रैंड पे होगा, दोनों स्ट्रैंड पे कंप्लीट रेप्लिकेशन होगा. ट्रांसक्रिप्शन छोटी छोटी यूनिट में होता है, हमेशा टेम्पलेट पे नॉन कोडिंग डीएनए पे होगा. क्लियर है? यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पूछना, मतलब है ना, सब एंजाइम वगैरह कंप्लीट हो गया. एक आंसर की गलत थी शायद, हेलिकेज एंजाइम वाली. क्लियर ना, तो समझ में आ जाना चाहिए एकदम कि हाँ आंसर की गलत. फिर भी एक बार लगे तो डिस्कस कर लिया. अनवाइंडिंग के लिए सिंपल है, हेलिकेज चाहिए. कटिंग या कुछ पूछा था तो डीएनए हेलिकेज. अब ये एंजाइम में इसलिए तुम्हें डिटेल में बढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे तुम्हारा बायोटेक भी है. क्यों? बायोटेक में एंजाइम डिटेल में देखो, बिना फंक्शन के कैसे पढ़ोगे. उसीलिए थोड़े थोड़े एंजाइम से रिलेटेड आप दो दो लाइन के नोट्स जरूर बना के रखो. हेलिकेज are defined as a class of enzyme that catalyze the separation of duplex nucleic acids into single strand. ओके, हेलिक्स को खोलना, अनवाइंड करना, एक सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना, ये फंक्शन हो गया हेलिकेज का. और अगेन एनर्जी चाहिए. यहाँ पे अभी न्यूक्लियोटाइड वाला ट्राइफॉस्फेट एनर्जी नहीं आएगा. दिस इज सिंपली एटीपी. Although you know ATP is also a nucleotide, लेकिन वो वाला नहीं है जो न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए वो डीएनए पॉलीमरेज यूज करेगा. क्लियर बच्चे? रिक्वायर्ड इन बोथ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. ओके, क्योंकि वहां पे भी अनवाइंडिंग चाहिए हमें, ट्रांसक्रिप्शन में भी डीएनए को ओपन करना पड़ेगा. इन ई कोलाई 7 टाइप्स ऑफ हेलिकेज आर ऑब्जर्व. ये एक बार का क्वेश्चन है, आई थिंक 2005 या 6 का. अब इतना डीप नहीं आता तो स्किप करोगे तो भी चलेगा, बट एक बार नोट्स में लिखा रहेगा तो एटलीस्ट वो आपके ध्यान में रहेगा. क्लियर है? ये तो हो चुका अपना. तो हेलिकेज आप देख रहे हो कि वर्क कर रहा है, इसका काम है ओपनिंग का और यूज कर रहा है एटीपी को. एटीपी को यूज करते तो हमें पता है एक फॉस्फेट को यूज करेगा, एनर्जी मतलब फॉस्फेट को तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही यूज होगी, और एज ए रिजल्टेंट आपको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगी. क्लियर है बच्चों? ओके, एक स्ट्रैंड पे ही मूव करता रहेगा, जो क्लैंप बन रहा था एक स्ट्रैंड पे मूव कर रहा है, वो तो ओपन कर देगा तो दोनों फ्री होता जाएगा. क्लियर है? ओके, हेलिकेज से अनबाउंड होगा टोपो आइसोमेरेज, उसको स्टेबल करेगा, एंड एसएसबी प्रोटीन उसको मास्किंग करेगा. ये बिल्कुल नहीं भूलना. तो दिस इज प्रोटीन नॉट एंजाइम. अब आजा थोड़ा क्वाइलिंग से रिलेटेड समझो. During this process, the DNA can be supercoiled to such an extent that if left unchecked, it could impede the progress of the protein machinery involved. अगर इसको देखो, जैसे इधर से खुल रहा है तो इधर एक एटन आती है. मैंने ये तुम्हें रशी, ये एक्चुअली एनिमेशन है तो इसको तुम्हें सेंड कर दूंगी ग्रुप में. तो आप जब भी रस्सी को इस तरीके से किसी भी रोप को खोलने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड कि एक तो ये क्वाइलिंग है, दूसरी एक ये और क्वाइलिंग बनी. इस तरह की क्वाइलिंग आपने डीएनए की क्वाइलिंग में पढ़ा है, सुपर क्वाइल, सोलेनॉइड मॉडल. क्लियर? वहां आपने देखा था. तो कई सारे क्वाइल्स बनते जाते हैं, और इस तरीके से अगर इस डीएनए स्ट्रैंड को आगे की तरफ क्वाइलिंग मिलेगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा. दैट्स वाई ये यहाँ पे इसको स्टेबल करता जाएगा विद द हेल्प ऑफ टोपो आइसोमेरेज, ताकि टेंशन आगे की तरफ ना क्रिएट. ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं टार्क. रिमूव सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए, रिमूव टार्क. दिस इज प्रिवेंटेड बाय टोपो आइसोमेरेज 1. याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टोपो आइसोमेरेज से कितना भी याद रखोगे तो काम चलेगा. ओके, मेक्स सिंगल स्ट्रैंडेड निक. निक मीन्स कट. ठीक है, निक मीन्स कट. क्लियर? जो सिंगल स्ट्रैंडेड निक बना उसको स्टेबल करने के लिए टोपो आइसोमेरेज एंजाइम वर्क करेगा एंड इट रिमूव टार्क. तो कभी कभी क्या होगा, टेंशन वर्ड नहीं यूज करके टार्क वर्ड यूज कर लेगा.
टार्क को रिमूव करने के लिए, सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एंजाइम फंक्शनिंग करेगा? तो वहां पे भी आंसर आएगा टोपोआइसोमेरेज 1। ओके, अब देखो राइट हैंडेड हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। डीएनए खुद एक राइट हैंडेड हेलिक्स है, और वो किस तरीके से उसकी सुपर क्वाइलिंग हो रही है, इसके बेसिस पे नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर क्वाइल्स आ जाते हैं। बस आप इतना ही समझो। क्यों? Twist the DNA about its axis in the opposite direction for the clockwise turns of the right-handed double helix. Underwound favors unwinding of duplex, has right-handed supercoil. Supercoil negative में right-handed बनता है, बस इतना आपको याद रखना। ये पूरा एक्सपेरिमेंटली ही समझा जा सकता है कि आपका जब आप रस्सी ओपन करोगे तो वो इस तरफ से घूम रही है, क्लॉकवाइज घूमी या एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तो यू विल फाइंड कि किसी का एटम इस तरीके से जाएगा कि वो राइट हैंडेड घूमेगा, किसी का अपोजिट घूमेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरीके से अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए हो रहा है, और दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। बस हमें ये याद रखना है, राइट हैंडेड है अपना डीएनए, और अगर सुपर क्वाइलिंग भी राइट हैंडेड है, इसको बोलते हैं नेगेटिव। राइट राइट नेगेटिव होता है, राइट लेफ्ट पॉजिटिव हो जाएगा। याद रहेगा? छोटी सी बात बस याद रखनी है आपको, पूरी मैकेनिज्म नहीं समझनी है। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? ओवरबाउंड। ठीक है, ओवरबाउंड है, ज्यादा क्वाइलिंग हो रही है, सुपर क्वाइलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, दैट इज ओवरबाउंडेड, और इसमें होता है लेफ्ट हैंडेड सुपर क्वाइल्ड। समझ में आ रहा है ना हम क्या बता रहे हैं? कोई भी रस्सी जब ओपन हो रही है तो उसकी खुद की जो ओपनिंग चल रही है उसकी वजह से उसके पीछे की जो लेंथ है उसमें कॉइलिंग हो रही है, और वो कॉइलिंग या तो राइट हैंडेड हो सकती है या तो लेफ्ट हैंडेड हो सकती है। जब राइट हैंडेड हमारा डीएनए हेलिक्स है तो राइट राइट जब कॉइल होता है तो उसको बोलते हैं अंडर माउथ, मतलब बिलो है वो। क्लियर? और वो निगेटिव होता है, इसके लिए अलग टोपो आइसोमेरेज होता है, और पॉजिटिव के लिए अलग टोपो आइसोमेरेज होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में आप जैसे जैसे हायर मेडिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सब चीजें वहां पे आपको आएंगी, तो जस्ट एक आइडिया लेना, बहुत इसको ऐसा नहीं कि रटना है बैठ। क्यों? टोपोआइसोमेरेज मैंने पहले भी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में दूर दूर तक इसका जिक्र नहीं है, लेकिन कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है। तो डीएनए गायरेज एंजाइम, टोपोआइसोमेरेज, टार, ये कुछ वर्ड आपको याद रखना। There are two types of topoisomerase. Type 1 topoisomerase first bind to a region of DNA where it begins its separation into single strand. Type 2 topoisomerase is called DNA gyrase. अब ये थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन आपकी डेप्थ में गई, अगर टाइप 2 टाइप 1 में पूछ रहा है तो आप फंस जाओगे। तो टाइप 2 को ही मेनली डीएनए गायरेज कहते हैं। इट हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज एंजाइम, सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द अनबाइंडिंग प्रोसेस। क्लियर है? अब बस ऐसे लिखो, डीएनए गायरेज, फिर लिखो मोर इम्पोर्टेंट रोल, मोर इम्पोर्टेंट रोल, एंड ब्रैकेट में लिखो इट इज टोपोआइसोमेरेज 2। इट वर्क्स विद, ये देखो ये अनवाइंडिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हेलिकेज के साथ आगे आगे कौन सा मूव करता है, वो होता है टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। क्या लिख, वर्क विद हेलिकेज एंजाइम। तो जब इस तरीके से आपको बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना आपको कि दिस इज डीएनए गायरेज। तो छोटी सी शॉर्ट नोट, एक दो बार पढ़े और आगे बढ़े। फोकस हमें मल्टीपल टाइम क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 20 बार पढ़ डालो, हम तो कहते हैं मिनिमम 10 बार हो जानी चाहिए। अभी मेरा जो भांजा क्वालिफाइंग हुआ, मैं तुम लोग को उसका रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ, बार बार भूल जाती हूँ। चलो अभी लेक्चर के बाद दिखाती हूँ। ठीक है, उसने बोला मौसी मैंने 10 बार तो ऐसे ही खत्म की थी, और कुछ कुछ चैप्टर मैंने कम से कम 15 बार खत्म किया। तो रट्टा हुआ है पूरा, मतलब समझना रटना सब, क्योंकि वो 680 है तो ऐसा नहीं है कि रट्टू तोता होगा, एम्स में जा रहा है वो। तो
मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी आप कितनी बार खत्म करते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इस पे क्वेश्चन आते नहीं है, इन सब पे नहीं जाते हैं। 1 2 की मैकेनिक्स कैसे होती है, इसमें पूरा आपको अनवाइंडिंग वही समझ में आए, क्या इस पे नहीं जाते। तो अनबाइंडिंग के लिए अगर ऑप्शन पूछता है, अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू समझो, अनबाइंडिंग के लिए पूछता है, अनबाइंडिंग मतलब हेलिकेज अगर अकेले आया है दैट इज ओके, पहले प्रेफरेंस देनी है। लेकिन एक ऑप्शन गायरेज है और थर्ड ऑप्शन हेलिकेज एंड गायरेज बोथ है, तो अपने को प्रायोरिटी किसको देनी है, हेलिकेज एंड गायरेज बोथ। गायरेज का नाम नहीं आया, टोपोआइसोमेरेज का नाम नहीं आ रहा है, देन हेलिकेज। क्लियर? टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर ऑब्वियसली इनहिबिट करेगा किसको, टोपोआइसोमेरेज की एक्टिविटी को, आर यूज्ड एज केमोथेरेपेटिक एजेंट। अब इस मैकेनिज्म को जो मैं तुम लोग को बताती हूँ कि ड्रग डिजाइनिंग कैसे होती है। अब कोई भी डिजीज होगी, जस्ट सपोज कोई डिजीज किसी एंजाइम की वजह से या किसी डीएनए की वजह से तो हो रही होगी। कोई बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में गया है तो वो रेप्लिकेट कर रहा होगा, उसका भी डीएनए, उसका डीएनए जब जब रेप्लिकेट करेगा तो उसके एमआरएनए से जो चीज हमें हार्म कर रही है वही प्रोड्यूस हो रहा है वहां, मैकेनिज्म तो वही चल रही है। तो हम ट्रांसक्रिप्शन को टारगेट करके, हम रेप्लिकेशन को टारगेट करके, हम एमआरएनए के मूवमेंट को, राइबोसोम के बाइंडिंग को, टीआरएनए की बाइंडिंग को, ये सब टारगेट साइट होता है जब ड्रग डिजाइनिंग होती है। ठीक है, कि किस साइट पे आप टारगेट करोगे, किस मॉलिक्यूल को आपको टारगेट करना। तो उसी तरीके से यहाँ क्या लिखा है कि अगर टोपोआइसोमेरेज को टारगेट कर दिया गया तो जो वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही थी वो रुक सकती है आराम से। लेकिन हर एक ड्रग ऐसी नहीं होती है कि आपने सोचा और ये इसी टारगेट पे जाके काम कर दिया, क्योंकि देयर इज मल्टीपल पाथवे रिलेटेड टू ईच अदर। हो सकता है इस प्रोसेस को रोकने से आपकी कोई हेल्पफुल चीज प्रॉब्लम में आ जाए। क्लियर? इसलिए ये देखने में इजी लगता है कि ड्रग डिजाइनिंग, फिर तो हम सारी बीमारियों का ऐसे ही इलाज बना देते हैं। ठीक है, बीमारी क्यों होती है, ऑल्दो बहुत सारी बीमारियों के इलाज आ रहे हैं, अब तो जीन थेरेपी आ चुकी है। तो आपको बस ये समझना है कि टोपोआइसोमेरेज इनहिबिट मतलब ऐसे केसेस होंगे जहां टोपोआइसोमेरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करके ड्रग बनाया। क्लियर? बस इतना याद है। टोपोआइसोमेरेज वर्क नहीं करेगा तो वो हार्मफुल पोर्शन है, रेप्लिकेट होने में रुक जाएगा, तो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं कर पाएगी, बैक्टीरियल कॉलोनी नहीं बन रही है तो डिजीज खत्म। इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्लियर है बच्चा? तो एक यहाँ पे लिखा है कैम्प्टोथेसिन टोपोआइसोमेरेज 1 इनहिबिटर, एक दिया है डॉक्सोरुबिसिन, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके नोट करके रखना। अगेन हम कह रहे हैं आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, ना पढ़ाने में मजा आता है ना पढ़ने में मजा आता है, चल रही है। ओके, लास्ट अब नेक्स्ट ईयर 720 आउट ऑफ 720 देखना, मिनिमम 50 बच्चे तो होंगे। ठीक है, उसके अगले साल देखना 200 बच्चे। ये 200 बच्चे एम्स दिल्ली के लिए ही फाइट करेंगे, अब तो एम्स दिल्ली में सीट है 100, आगे 200 सब है रैंकर 1। तो यहाँ कुछ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट करती है या कौन करता है देखते हैं, इसके लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। बनाता है एंजाइम को हमेशा एमआरएनए बनवाता है, जाके ईआर पे गोल्जी अपरेटस में, गोल्जी अपरेटस में बनेगा, वहां पैकेट में पैक होता है, फिर रिलीज होके इधर आएगा न्यूक्लियस के अंदर। गायरेस वर्क कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हेलिकेस और गायरेस, हेलिकेस कट लगा रहा है, गायरेस टेंशन को रोक रहा है। कट लगने से जो आगे सुपर क्वाइलिंग होने वाली है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहा है, ताकि वो क्वाइल दोबारा क्वाइल ना हो जाए। क्लियर? उसको हेल्प कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड एंजाइम है। दैट्स व्हाई इस पूरे मैकेनिज्म में जो रोल प्ले कर रहा है इसको बोलते हैं रेप्लिसो मॉडल। ठीक है, यहाँ रेप्लिकेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स का ग्रुप है जो इंटरेक्ट कर। इनिबिटर्स ऑफ द बैक्टीरियल, देखो अभी मैंने बताया तुम्हें, बैक्टीरियल स्पेसिफिक टोपोआइसोमेरेज डीएनए गायरेज इज एग्जांपल सिप्रोफ्लैक्सिन, फ्लॉक्सासिन।
एसएसबी प्रोटीन पे आते हैं. प्रोटीन टाइटली बाइंड्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ आरएनए, प्रिवेंट्स अगेन द पेयरिंग बिटवीन सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, stabilize the replication fork. Very important proteins because they maintain the template activity of the DNA. Generally, these proteins are tetramer. क्लियर? छोटे से प्रोटीन है, छोटे छोटे प्रोटीन है, टेट्रामर. टेट्रामर यूनिट है, 4 हो गए, 4 मोनोमर. वैसे जब पढ़ाया मैंने तो तुम्हें बताया है कि प्रोटीन्स इतने छोटे नहीं होते हैं, तो ये सब चीजें आती रहती है, जाता रहता है. जब पढ़ते हो तुम लोग तो जनरल चीजें पढ़ते हो, जब आगे कुछ देखते हो वो एक्टिविटी प्रोटीन की कर रहा है, इसलिए क्या बोल दिया गया, उसको प्रोटीन बोला जा रहा है. क्लियर? एसएसबी प्रोटीन आपका सिंपल, आपको छोटी छोटी बात याद रखनी है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. सिंगल स्ट्रैंड जो ओपन हुआ था उसको मास्किंग कर लिया एसएसबी प्रोटीन ने, उसको फिर से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बाइंडिंग से रोक रखा है. टोपोआइसोमरेज यहाँ पे टेंशन रिलीज कर रहा है, हेलिकेज कट कर रहा है. क्यों? अनिलिंग वर्ड भी याद रखना, ये भी आता है, अभी आ जाएगा, बायोटिक में आएगा. अनिलिंग मतलब रिज्वाइन. ठीक है, कोई भी चीज फिक्स होना, दैट इज अनिल. अनिल मतलब ज्वाइन होना, केमिस्ट्री में शायद आया होगा. स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्राइमेज, ये मैंने उस दिन भी बोला था, इसको आपको ध्यान रखना है. दिस इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये क्या लाएगा, आरएनए के प्राइमर लाएगा. ओके, आरएनए का प्राइमर जुड़ के हेल्प करेगा ताकि डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन मिल जाए, कौन सी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पे नहीं प्रेजेंट है. क्लियर है बच्चा? इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए. याद रखना, आरएनए पॉली मतलब पॉलीमरेज जिसका पहले लगा है उसी को सिंथेसाइज करेगा, तो आरएनए को सिंथेसाइज करेगा. एंड ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो होते हैं इनको बोलते हैं प्राइमर. प्राइमर डिजाइनिंग भी होती है, ऑलरेडी प्राइमर नोन होते हैं. प्राइमर नोन रहते हैं तो हम उसको फ्रेगमेंट को डिफाइन करने के लिए कि किस फ्रेगमेंट पे जाके वो बाइंड कर रहा है, उसके बाद उसकी स्टडी होती है कि कहाँ पे बाइंडिंग, कहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड हो गया. ठीक है, इन टेक्निक से आप अननोन सीक्वेंस को डिफाइन करते हो. सुनो, समझो ऐसे कि आरएनए प्राइमर का अगर सीक्वेंस नोन है, इसको हम बनाए कि AUUGCU, ये हमने एक प्राइमर डिजाइन किया और इसको मीडियम में छोड़ दिया है. ठीक है, जहां पे आरएनए प्रेजेंट है या डीएनए प्रेजेंट है, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के रूल को फॉलो करके जाके बाइंड कर जाएगा. तो वी कैन आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ दैट पोर्शन, पता चल जाता है. ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक होती है. मार्कर की तरह, मार्कर बोलते हैं, genetic marker. These are essential for the activity of DNA polymerase enzyme during replication in lagging strand. Discontinuous down. DNA polymerase, main enzyme of DNA replication, involved in the formation of new strands on the template of DNA. Name है poly DNA. DNA का polymerase कैसा enzyme है? DNA dependent DNA polymerase. If polymerizes, it polymerizes the nucleotide and form the polynucleotide chain of DNA. एक ही बात है. 3 टाइप्स हैं, किसमें, प्रोकैरियोट में है बेटा, कभी गलती नहीं करना. 1 2 3 मेन एंजाइम डीएनए पॉली 3. ओके, पॉलीमराइजिंग हमेशा किधर से किधर करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. और ध्यान रखना एडिटिंग कहाँ करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. एडिटिंग मतलब डीएनए रिपेयर चेकिंग, चेक करना कि प्रॉपर हुआ है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम चेक करेगा. इधर से जो सिंथेसिस होता जा रहा है नया, उसको करेगा, ये हो चुका होगा. क्लियर? समझो, जैसे जैसे मैकेनिज्म आगे बढ़ेगी तो पहले वाला चेक है, आगे बढ़ता जाएगा तो किधर से चेक करना होगा, उधर जिधर नए जुड़ रहे हैं. 5 प्राइम वाला तो सबसे पहला बना होगा. ठीक है, तो जिधर जिधर से नए, जैसे जैसे सपोज कि आप लोग का टेम्परेचर चेक हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 15वां बच्चा आया तो फिर से 10 बच्चों की चेकिंग हो रही है. जो आता जा रहा है उसकी चेकिंग हो रही है, तो उसी तरीके से आप ये सोचोगे तो ध्यान रहेगा.
अब मैंने एक दिन तुम लोग को बहुत पहले एंजाइम पढ़ाते वक्त बताया था, जब 1 लिखा होता है इसका मतलब होता है डिस्कवरी में वो फर्स्ट डिस्कवर्ड, ठीक है। 2 है तो डिस्कवरी में 2 है, 3rd है तो 3rd इन डिस्कवरी पोजीशन। प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉली 1 वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग का एक बार नाम आया हुआ है पीवाईक्यू में, पीएचयू पीएमटी, फ्रॉम ई कोलाई, सो कॉल्ड कॉर्नबर्ग एंजाइम। Cranes discovered DNA poly 2 and DNA poly 3rd from the mutant varieties of E. coli. DNA polymerase 1 was the first enzyme which was used in vitro DNA synthesis. In vitro मतलब laboratory में DNA synthesis में use किया। Polymerase करेगा, polymerization करेगा, तो in vitro synthesis भी होती है। ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब देखना है हमें तीनों की कंपैरेटिव, कुछ नहीं, तुम थोड़ा थोड़ा मतलब इसे रटना नहीं है, बस ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चलो ये है स्पीड और इनका जो मैकेनिज्म, ठीक है। डीएनए रिपेयरिंग एंड प्रूफ रीडिंग में डीएनए पॉली 1 इन्वॉल्व है, मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम डीएनए 3 है, एंड ये एक्टिविटी कई बार बात हो गई है। तीनों की एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। एडिटिंग की किधर है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यूकैरियोटिक में आपको मेन एंजाइम याद रखना है अल्फा ए, कभी कभी डीएनए पॉली ए लिखा होता है बेटा, उसको भी समझ जाना, अल्फा लिखना चाह रहा था, मिसप्रिंटिंग है, क्लियर। ए बी बीटा फॉर डीएनए रिपेयर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ग्रोथ करता है, बाइनरी फ्यूजन से ग्रो करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ ओरिजिन है, ठीक है, खुद को रेप्लिकेट करता है, पूरा का पूरा बाइनरी फ्यूजन से करता है, तभी हम उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं सेल विद इन सेल थ्योरी में। तो उस सेल को आप प्रोकैरियोटिक सेल की तरह लोगे तो उसके अंदर का डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो भी रेप्लिकेट होगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मेन एंजाइम जो होता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। एंड पॉलीमरेज डेल्टा के लिए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इतना इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। वैसे तो आपके लेवल पे यूकैरियोटिक तक पहुंचता नहीं है, आ रहा है सिर्फ इधर ही प्रोकैरियोटिक का ही। एंजाइम इसलिए जरूरी है, मैंने बोला कि बायोटिक में भी रोल प्ले करेगा और बैच द कॉलम में आ सकता है, इसलिए बस एक बार रीड करिए सारे एंजाइम की प्रॉपर्टी, सारे एंजाइम के क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही आप एलएन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे और देखोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत आए, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन पेपर जो देते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं देते, ठीक है। मतलब इतना हो गया था कि आधे बच्चे तो पेपर देना बंद कर दिए थे, मैम बहुत ओवर क्वेश्चन आ, तुम खुद से मत डिसाइड करो, मैम ने पढ़ाया है तो बस पढ़ लो और क्वेश्चन सॉल्व कर। एक क्वेश्चन सॉल्व और एनालिसिस, एक पेपर अगर आप उस दिन का नहीं देख सकते हो तो आपकी स्पीड बहुत ही स्लो है। आप 90 क्वेश्चन अगर एक दिन में सॉल्व करके और उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हो मतलब बहुत स्लो चल रहे हो। तो इतना नहीं, अपने को मतलब इतना सेफ जोन में या ऐसे कंफर्ट नहीं देना, सेफ जोन में रहो वो अच्छा है, कंफर्ट नहीं। तुम डिसाइड कर रहे हो, वो जो सीरीज बना रहे हैं वो बेवकूफ थोड़ी ना है। आप एनसीईआरटी वाला 100% करते चलो ना, लेकिन प्रिपेयर रहो, क्या पता इसी साल टफ पेपर हो जाए, तो फिर याद आएंगी ये चीजें। उस वक्त तो ये लगता है ना ये 90 क्वेश्चन मेरे सामने से गए हैं, इसमें से जो भी 10 छूट रहे हैं ये कहीं तो मैंने पढ़ा था, ऐसा हो जाता है, तो वो भी मौका नहीं देना है। डीएनए लाइगेस लाइगेशन करता है, इसके लिए ध्यान रखना है बस कि ये लाइगेशन किसका करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ये बच्चे गलती करते हैं। ये क्या करेगा, जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन है यहाँ कहीं ज्वाइनिंग कर रहा है, तो हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के बिटवीन में लाइगेशन करेगा बिटवीन द डीएनए फ्रैगमेंट, इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, एंड इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक गव। एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं जेनेटिक सीजर, इसको बोलते हैं जेनेटिक ग्लू या गम, used in genetic engineering, can join the fragment of DNA. The replication starts with an incision or cut on the DNA. This specific point is called nick.
द इंसिजन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस कभी भी किनारे पे नहीं होता, इसलिए आपको याद रखना है। दिस इज एंडोन्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। कहीं बीच में ओरी और फ्रैप होगा, वहां पे ये कट लगाएगा। एक्सोन्यूक्लियस ऑलवेज टर्मिनल एंड पे वर्क करता है। एंडोन्यूक्लियस इन बिटवीन करता है, तो इन बिटवीन कहीं होगा ओरी ऑफ फ्रैप। क्लियर? तो इसको कट करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? एंडोन्यूक्लियस। वही है आपका हेलिकेस, कंफ्यूज मत हो जाना। Participate in this process. As a result, the initiating point is identified for DNA replication. This is initiating point is known as ori या origin. The closed circular DNA of prokaryote usually only has one origin. छोटा डीएनए है स्ट्रैंड प्रोकैरियोटिक का, तो एक ओरी ऑफ फ्रैप से भी उनका काम चल जाता है। व्हाई लीनियर यूकैरियोटिक डीएनए हैव मल्टीपल ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाया भी था। तो यूकैरियोटिक डीएनए क्योंकि लेंथ में ज्यादा है, आपको पता है आपके सभी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब एक डीएनए, पूरा क्रोमोसोम की लेंथ अगर आप ओपन करते हो तो उसको एक बार में रेप्लिकेशन एक पॉइंट से करना, सुपर क्वाइलिंग से बहुत सारा डील करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में रेप्लिकेशन होगा और जहां दोनों फ्रेगमेंट मिल रहे होंगे वो ज्वाइनिंग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है या रेप्लिकेट हो जाता है। हेलिकेज एंड गायरेज अनबाइंड द डीएनए हेलिक्स। The enzyme helicase breaks the hydrogen bond. हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड। पता है हमें दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एटी और जीसी के बीच में, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। Release the strands of DNA which are stabilized by SSB protein. Topoisomerase remove the torque during DNA unbinding. As a result of this process, the dsDNA unbinds up to a point and gives a Y-shaped structure. This structure is known as replication form. Helicase post-separated DNA strand act as a template for the synthesis of new strand. In which process? DNA replication. ये कभी गलत नहीं करना तुम लोग। दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह है, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है। द इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्स एन आरएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर दिया होगा ऑप्शन में, गलत हो जाएगा बेटा। विच इज अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए, जिसको बनाने के लिए डीएनए प्राइमेज एंजाइम वर्क करता है क्योंकि स्ट्रैंड होता है डीएनए का वहां पे। इट इज फॉर्म्ड बाय डीएनए प्राइमेज एंजाइम, या सिर्फ प्राइमेज लिखोगे तो भी चलेगा। स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज दैट सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर, इसके लिए लिखा हुआ है। आरएनए प्राइमर ऑलवेज ग्रो इन 5' to 3 डायरेक्शन, इसलिए आने वाले डीएनए पॉलीमरेज को 5' एंड मिल जाता है और फिर वो आगे कंटिन्यू कर देता है रेप्लिकेशन को, एंड बाद में एडिटिंग में यूरेसिल की जगह थाइमिन एंड ज्वाइनिंग के लिए लाइगेज एंजाइम। क्लियर है? We have such a stepping stone or guide for DNA polymerase enzyme. This is a statement. ये previous year question है, टाइप किया हुआ है मेरे हाथ से, ये देखो, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन और गाइड फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, प्राइमर का बिहेव पूछा था। It provides direction to the DNA polymerase 5' to 3 form polymerization. Can polymerize, ये repeated है, इसको मत देखो। Both the strands of the replication fork are anti-parallel to each other, so new strands are synthesized in opposite direction. दोनों opposite direction में चलेगा क्योंकि already anti-parallel था। This is known as bidirectional DNA synthesis. एक इस साइड हो रहा है लीडिंग स्ट्रैंड, एक इस साइड होगा लैगिंग स्ट्रैंड, और एज ए रिजल्ट हमें 2 डीएनए 4 डीएनए स्ट्रैंड मिलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, 2 डीएनए 4 डीएनए स्ट्रैंड जिसमें 2 पेरेंटल होंगे, 2 न्यू होंगे डॉटर। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। Replication fork on one of the DNA strand, the DNA polymerase enzyme get the 5', 3' leading, ये छोड़ो, हो चुका है सब। क्लियर है? या फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड। ओके,
On the other hand, DNA template having 5' to 3' direction, the DNA polymerase get direction 3' to 5'. That's why उसको आपको बाहर से अंदर की तरफ उसको ये डायरेक्शन मिल रहा था. जब वो रिवर्स वर्क करता है लैगिंग स्ट्रैंड की तरफ, तो वहां पे आपको 5' to 3' अंदर की तरफ से मिलता है. और वही फिर RNA प्राइमेज वाली कहानी. So on this template, continuous DNA synthesis is not possible. The DNA is synthesized in form of short fragment. ये शायद तुम्हारी NCERT के लाइन, NCERT की लाइन नहीं है, रिपीट हो रहा है. चलो आगे बढ़ो. ठीक है, इसका बोला था मैंने, ड्रॉ कर लेना तुम लोग सारे एंजाइम की एक्टिविटी. देखो दोनों साइड में देखो पॉलीमरेज 3 लिखा हुआ है, तो मेन एंजाइम क्या रहेगा? DNA पॉली 3. और ऐसा भी नहीं कि बहुत सालों पहले ये क्वेश्चन आया है, ये तुम्हारे 2015, 16, 17 वाले पेपर में आए हुए क्वेश्चन, तो रिपीट हो सकते हैं. कुछ पूछना है यहाँ पे? DNA पॉली 1 क्यों लिखा हुआ है मेन में लैगिंग स्ट्रैंड में? क्योंकि ये DNA प्राइमेज की ज्वाइनिंग के लिए RNA जो ओकाज़की फ्रैगमेंट बन रहा है उसमें रोल प्ले करता है. उसके बाद मतलब ओपनिंग वाले पूरे कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद जो सिंथेसिस होगी, सिंथेसिस के लिए तो आपका DNA पॉली 3 ही आएगा. इसलिए मेन रूल वही करेगा. लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड के लिए क्योंकि प्रीवियस रूल DNA पॉली 1 करता है, तो अगर दोनों के कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा याद करो. ठीक है, ये मल्टीपल ओरी ऑफ रैप दिख रहा है आपको, मतलब किसका DNA होगा? ये यूकैरियोट का. मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रैप 1 2 3. तो इस साइड से देखोगे तुम तो भी ये वाई शेप दिखता है, इधर से देखोगे तो भी ये वाई शेप दिखता है. ठीक है, और दोनों डायरेक्शन में होते हुए ये दोनों जहां पे मिलेंगे और एज अ रिजल्टेंट पूरा का पूरा DNA जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है. तो हमें 2 स्ट्रैंड के रिजल्टेंट हमें 4 स्ट्रैंड ऑफ DNA और 2 मॉलिक्यूल ऑफ DNA मिले, जिसमें तुम्हें एक पैरेंटल दिख रहा है, एक डॉटर, एक पैरेंटल, एक डॉटर. दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. क्लियर है? इसी को बोलते हैं बबल्स, आइस, ओरी ऑफ रेप्लिकेशन. और ये रेप्लिकॉन वर्ड याद. ओके, जहाँ पे पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स एंजाइम सारी यूनिट जो उसके फंक्शन के लिए जरूरी है वो बाइंड करती है. ये रियल इमेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक. यू कैन देयर इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ ओरी ऑफ रेप्लिकेशन. कई जगह रेप्लिकेशन चल रहा है. ठीक है, और एज ए रिजल्टेंट ये आपका थ्रेड बनता जा रहा है, डबल स्ट्रैंडेड होता जा रहा है, नए थ्रेड्स में जुड़ रहे हैं. एरर रेट होगा तभी तो DNA रिपेयर की मैकेनिज्म चल रही होगी. तो 10 की पावर 8 बेस पेयर को जोड़ने में कहीं एक बेस में गलती हो सकती है. किसमें? DNA पॉलीमरेज से. एरर रेट भी थोड़ा सा ध्यान रखो. म्यूटेशन रेट इन जीन 10 की पावर -5 to 10 की पावर -6. बहुत स्पेसिफिक होता है और इतना तो डेली लाइफ में अपने चेकिंग हो जाता है. जब जब नहीं हो पाता है या कुछ होता है तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, म्यूटेशन होता है. और हमेशा म्यूटेशन का रिजल्टेंट ऐसा नहीं है कि डिजीज ही कॉज हो रहा. ठीक है, आपने पढ़ा है साइलेंट म्यूटेशन भी. ठीक है, नॉनसेंस म्यूटेशन भी. द इजली अनबाउंड DNA इज ऑलवेज अ स्ट्रेच ऑफ 80 रिच. ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ. जो 80 रिच होगा वो अनबाउंड क्यों हो रहा है? अच्छा, इसका रीजन बताओ. वाई? बताओ, बॉन्डिंग वगैरह कुछ तो सोचो. केमिस्ट्री भी तो पढ़ते हो साथ साथ में. बताओ, सोचो. 80 में और GC में क्या है? क्या चीज यहाँ पे इजली अनबाउंड क्यों लिखा है?
जीसी में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी। तो इजिली अनबाउंड कौन सा हो सकता है, जहां पे एटी के फ्रेगमेंट ज्यादा हो। क्लियर? इनिशिएटर प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स व्हिच एक्टिवेट द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, चाहे रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, सभी तीन स्टेप में चलते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ओके, शुरुआत होनी चाहिए, वो प्रोसेस कंटिन्यू होनी चाहिए एंड फिर वो प्रोसेस का एंड हो जाना चाहिए। वैसे प्रोटीन को बोलते हैं इनिशिएटर प्रोटीन, जो इनिशिएशन में रोल प्ले करते। एक्टिवेटेड बाय इंटरेक्टिंग विद, ये सब छोड़ो अभी तुम लोग। टीलोमरेज को थोड़ा सा, हाँ टीलोमरेज से भी रिलेटेड आ जाते हैं। uses its reverse transcription activity to synthesize telomeric DNA on the RNA template। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, आरएनए फ्रेगमेंट से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। टेलोमेरेज एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को यूज करता है, टेलोमेरिक डीएनए बनाता है एंड ऑन द आरएनए टेम्पलेट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरएनए से डीएनए का बनना, ये डिजीज क्वेश्चन में भी आएगा, तो रेट्रोवायरस पढ़ना है वहां पे भी आएगा। रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस पॉलीमराइजेशन, बैक्टीरिया में आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था, 2000 बेसिस पर सेकेंड, मैमल्स में 100 बेसिस पर सेकेंड, बस इतना नोट कर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। यहाँ पे आप बस एक गलती मत करना, 20 मिनट डबलिंग टाइम है बेटा, 18 मिनट एस फेज है और दिस इज योर सेल साइकिल। कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरे सेल साइकिल को बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो 2 मिनट में एम फेज चल रहा है, G1 G2 चल रहा है और 18 मिनट में सिर्फ और सिर्फ एस फेज चल रहा है। अब ये इसी लाइन को वो थोड़ा सा इलेबोरेट करके पूछते। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का। देखो कोई इसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट ऐसा ही लिस्ट आपके पास लिखा होना चाहिए, इसको आपको बार बार डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस सारे नाम याद होंगे तो ऑब्वियसली आपके ब्रेन में उनकी फंक्शन बैठ जाए। डीएनए पॉलीमरेज, टाइप्स, एक्टिविटी, ये लिखने की अब नीड नहीं है, कहीं और लिखा होगा, लेकिन जब आप रिवाइज करते हो तो आपको इस तरीके से नेम लिख के शॉर्ट नोट से उसको रिवाइज करना है। अगर नहीं ब्रेन रिकॉल कर रहा है, नहीं ब्रेन बता रहा है आपको, तो आप अपने नोट्स ओपन करो। डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे 1 2 3 अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब आ जाना चाहिए। प्राइमेज एंजाइम, आरएनए प्राइमर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन। स्लाइडिंग क्लैम्प, जो रेप्लिकॉन पे मूव कर रहा है, ठीक है, जिसमें हेलिकेज है, टोपोआइसोमरेज है, एसएसबी प्रोटीन आते जा रहे हैं। एक हेलिकेज नहीं है, एक टोपोआइसोमरेज नहीं है, सब अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो स्लाइड कर रहे हैं। क्लैंप लोडर, क्लैंप लोडर मतलब क्लैंप के ऊपर लोड करने के, ठीक है, सारे एंजाइम एसएसबी प्रोटीन को बार बार लाने के लिए, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहे। डीएनए लाइगेज, लाइगेशन टोपोआइसोमरेज फॉर। स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप इंक्रीजेस प्रोसेसिविटी, ठीक है, प्रोसेसिविटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू कैटेलाइज मेनी रिएक्शंस बिफोर रिलीजिंग इट्स सबस्ट्रेट। क्लियर? बार बार कंटिन्यूटी, हमें पता है एंजाइम की जो एक्टिविटी चलती है वो कैसे चलती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट पे बाइंड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, फिर एंजाइम फ्री हो जाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन अगेन एंजाइम फ्री है, दूसरे सबस्ट्रेट से फिर से बाइंड करेगा। तो ये एक तरीके से कैसा है, एक्टिविटी प्रोसेसिविटी को बनाए रखता है कि प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यूटी है बस, ये स्किप भी करोगे तो भी चल जाएगा। क्लैंप लोडर में ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए, वर्क करेगा सारा प्रोसेस, ठीक है। स्लाइडिंग क्लैंप कैसे होता है, अब ये मैंने वहां स्किप किया था, चलो फिर से आ गया तो समझो कैसे है ना। ये जैसे आप कोई दो चीजों के बीच में जोड़ना चाहते हो, ठीक है, तुमने रोटी मेकर देखा है क्या, जिसके अंदर पूड़ी वगैरह बनाते हैं, तो उसके दो सरफेस होते हैं, उसके बीच में लोई रखते हैं, फिर दबा देते हैं तो फिर वो गोल हो जाती है, चपाती जैसा। तो यहाँ पे कैसा है, दो यूनिट है वो ऐसे आके बाइंड करते हैं और इसमें लोड होता जाता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है कि क्लैंप लोडर कैसे वर्क करता है। क्लियर बच्चा? और ऑब्वियसली क्लैंप लोडर हेल्प करेगा आपका
किस चीज को, कि स्लाइडिंग क्लैंप को होल्ड करने में वर्क कर रहा है। लोडर ये है, क्लैंप ये है, एंड इससे आके आपका पॉलीमरेज, हेलिकेज, एसएस बेस सब यहीं से होके गुजरते हैं और फंक्शनैलिटी चलती रहती है। नेक्स्ट आता है आपका जेनेटिक कोड, इसको भी आज ही खत्म करेंगे। तुम लोग रीज्वाइन कर लेना बेटा। इट वॉज फर्स्ट टाइम डन बाय नैरनबर्ग एंड मथाई। ये साइंटिस्ट आपको पूछे जाते हैं, कई बार आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। Okay, it was first time done by Nuremberg and Mathai. For this, they prepare homopolymer of RNA. And homopolymer of RNA प्रिपेयर होना पॉसिबल नहीं होता तो ये जेनेटिक कोड की डिस्कवरी नहीं हो पाती, क्योंकि दिस इज अ ह्यूज इंफॉर्मेशन। इसको किस तरीके, पानी दो, इसको किस तरीके से आप डिकोड कर सकते हो? सिंपली आप क्या, इन्होंने जो अप्रोच लिया कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, इन सारी अप्रोच को, उसमें कैसा था, होमोपॉलीमर है तो ए यू यू को पहले लिया गया था, यू यू यू। तो एक चीज इन्हें पता है कि भाई इसके पास इंफॉर्मेशन तो इतनी ही है, सारे नाइट्रोजनस बेस जो है वो एडेनिन के है, सारे नाइट्रोजनस बेस जो है वो यूरिडीन के है। तो किस तरीके से सीक्वेंस आ रहा है, तो क्या कोई उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कोड हुआ क्या, उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर क्या अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हुई क्या? फिर अमाइनो एसिड ऑलरेडी डिस्कवर्ड थे बेटा, अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड थे तो जो अमाइनो एसिड उस मीडियम में प्रेजेंट मिले उनको उनकी केमिकल रिएक्शन को करके देखा गया, तो हाँ ये अमाइनो एसिड कोड हुआ। क्लियर? तो निरेंबर एंड मथाई 1961 में होमोपॉलीमर अप्रोच से उन्होंने कोड को डिस्कवरी किया था, एंड फर्स्ट प्रिपेयर्ड है यू 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 फेनाइल एलेनिन का। क्लियर? तो यू 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 के लिए जो तो लिया उन्होंने होमोपॉलीमर, वो क्या हो जाएगा, पॉली यू आरएनए। सारे सीक्वेंस उसमें क्या है, यूरेसिल के। They found that this poly-U-mRNA, when used in protein synthesis, it synthesized protein chain only in that test tube. अब ये सब natural process नहीं है, in vitro है, which have only phenylalanine amino acid. तो first ये question है बेटा, आप note down करो यहाँ पे, first discovered, ये आगे लिखा होगा सर, चलो बात, ठीक है, first discovered amino acid is phenylalanine and first discovered code is UUU. Polyphenylalanine polypeptide chain is formed. This proves that the code for phenylalanine amino acid is triple U. Similarly, they also prepare poly A, poly C, poly G RNA, but poly G RNA assumes secondary structure. Secondary structure मतलब coiling हो गया उसमें, आपस में वो पेयरिंग किए, क्यों किए नहीं पता, लेकिन वहां पे कॉइलिंग हो जा रही थी तो वो सिंथेसिस नहीं हो रहा था, सो कैन नॉट बी यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय निरेनबर्ग एंड मथाई। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। पॉली यू से फेनाइलएलेनिन, पॉली ए से लाइसिन एंड पॉली सी से प्रोलिन, तीन तो अमीनो एसिड आपको याद रहना चाहिए, तीन क्या आ जाएंगे, आप रिपीटेड देखोगे तो मेथेनिन भी आपको याद हो जाएगा। फिर वो बबल हाइपोथेसिस पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको समझ में आएगा कि बबल हाइपोथेसिस कैसे वर्क करता है, मतलब टीआरएनए तक आते आते आपको कुछ कोडॉन्स तो याद हो जाएंगे। ओके, तो पॉली ए समझ में आया, ए का पॉलीमर, और वो कोड किसको करेगा, लाइसिन को, ए के साथ एल लिख लो, सी के साथ प्रोलीन, प्रोल ऐसे लिखो, एंड यू के साथ फेनाइलएलानाइन। ये भी मैच द कॉलम में क्वेश्चन बन सकता है। ए कोड फॉर लाइसिन, प्रोलीन, फेनाइलएलानाइन, फर्स्ट डिस्कवर्ड जेनेटिक कोड, दिस इज क्वेश्चन बेटा, इतना तो आ ही सकता है। मेन कैरेक्टर ये अब समझना, प्रेजेंट ऑन एमआरएनए आर बेस ट्रिपलेट, बेस के ट्रिपलेट है, हर कोडॉन में 3 लेटर है, हर कोडॉन में 3 लेटर है, उसी को डिकोड करके अमाइनो एसिड जुड़ता है।
हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन नहीं है इसके पास, किसकी इंफॉर्मेशन है? ट्रांसलेशन की, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस की। दे आर डीजेनरेटिव, डीजेनरेटिव का मतलब कई अमाइनो एसिड, सॉरी, एक कई कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते, ठीक है, दैट इज डीजेनरेशन। अभी आते हैं एनसीईआरटी में भी, वहां पे भी नॉन ओवरलैप, कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि ओवरलैप हो रहा है, जैसे ए यू सी, तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा यहां से बन जाए, हमेशा इसके आगे से होगा। क्लियर है? कोई भी ओवरलैपिंग कोड नहीं हो सकता है, ये इन्वॉल्व हो गया इधर तो ये इसमें नहीं जा सकता। नॉन ओवरलैप, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देके वो पूछ लेगा कि विच वन इज अमंग देम इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। उसमें आया था एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी, तो नॉन एम्बिगुअस होते हैं और वहां लिखा था क्वेश्चन में एम्बिग्विटी, क्वेश्चन में गलत ऑप्शन था एम्बिग्विटी, नॉन एम्बिगुअस, कोई कंफ्यूजन नहीं, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, बैक्टीरिया में भी वही है, फंजाई में भी वही है, प्लांट में भी वही है, ह्यूमन में भी वही है। ये सबसे खूबसूरती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की और जेनेटिक कोड की, इसलिए पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है कि आप माइक्रोबियल माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर में आप माइक्रोब्स को यूज कर रहे हो, या शुगर के इलाज के लिए आपने इंसुलिन का इतना सारा प्रोडक्शन कर लिया। अगर हमारा कोड हमारे अंदर ही वर्क करता तो आपको हर ड्रग्स बनाने के लिए ह्यूमन सैंपल यूज करना पड़ता, हॉर्स के अंदर कट करके बार बार स्नेक बाइट करा के एंटी वेनम को डिस्कवर किया गया। तो ये सब चीजें पॉसिबल ही इसलिए हो पाई क्योंकि हम सब के अंदर जो कोड है, कोड सेम है। क्लियर? डीएनए का स्ट्रैंड डिफरेंट है, डीएनए की इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, लेकिन अगर कोई प्रोटीन वहां बन रहा है और कोई प्रोटीन किसी और एनिमल में बन रहा है, प्लांट में बन रहा है, तो हमेशा उसके लिए कोड जो होगा वो यूनिवर्सल होगा। एम आई क्लियर विद दैट? कोई कंफ्यूजन? आयुष, केतकी, सुयस, समझ में आया? The degeneration of genetic code first time discovered by Bernfield and Nirenberg. कॉमन चल रहा है साइंटिस्ट। Some genetic codes are ambiguous. ये जब तक पूछा नहीं जाए तब तक आपको नहीं बताना है। क्लियर? कोई जेनेटिक कोड एम्बिगुअस है, दिस कैरेक्टर इज नोन एज रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड। ये नॉइज क्रिएट करते हैं, ये वहां पे गार्बेज क्रिएट कर देते, ठीक है, एक से ज्यादा कोड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने बताया था, तुम्हें हिंट दिया था, AUG जो है वो मेथियोनिन को कोड करता है, बट AUG नहीं है तो भी GUG भी कभी कभी आपका मेथियोनिन और कोड करके और स्टार्टिंग कोडॉन की तरह वर्क करता है, लेकिन ये यूनिवर्सल चीज नहीं है, इसलिए आपको जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक आंसर नहीं करना है। ये स्टडी में मिल रहा है, देखो, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजी, दिस इज वेरी डाइवर्स एंड दिस इज लिविंग। तो लिविंग के अंदर कहीं क्या चेंज हुआ है वो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड करना पड़ता है, लेकिन जब आप इस पूरी बायोडाइवर्सिटी को कहीं पे क्लासिफाई करते हो या कुछ पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा आप फोकस करते हो जनरल पे, नहीं तो फिर अगर ये सब चीजें इतनी इजी होती तो डिजीज आते ही मेडिसिन रेडी रहता ना। एक वायरस पे हमने इलाज खोज दिया तो वही इलाज हम सब पे लगा सकते हैं, क्यों टाइम लगता है, हजारों हजार साल से यही सब चला है। ठीक है बच्चा? Genetic codes are universal in nature. Due to this character, human protein can be synthesized in bacteria by the technique of genetic engineering. Overlapping codons are present. अब ये अगेन ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आपको दिख रहा है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है बैक्टीरियोफाज 5174, इसमें ओवरलैपिंग कोडॉन है। ये क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है? ये क्वेश्चन आता है बैक्टीरियोफाज 5174, वायरस है। क्लियर? ओवरलैपिंग कोडॉन, तो एक चीज तो यही ध्यान रखो, ये लिविंग की बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। There are 64 genetic codes, 61 codes for amino acid. That's why they are sense codon. Sense codon मतलब जिसके पास सेंस है कि वो क्या कोड करने वाला है। 3 are nonsense codon और termination codon और stop codon, सब एक ही बात है। Stop codon, termination codon, nonsense codon,
जो आ गए तो काम खत्म। इसलिए नॉनसेंस कोडॉन बनने से मैंने बढ़ाया था नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, अपने आप बढ़िया सिंथेसिस चल रही थी और कुछ म्यूटेशन हुआ, वो था तुम्हारा AUA, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया और ये बन गया तुम्हारा ये चलो ये डिलीट हो गया और ये आगे से A को ले लिया तो UAA बन गया। UAA क्या है आपका नॉनसेंस कोडॉन है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था उसको तो टर्मिनेट करने का कोडॉन आ गया, तो टर्मिनेशन हो गया। तो ऐसे केस में क्या हुआ, आपका जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा था वो कंप्लीटली सिंथेसाइज नहीं होगा, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टर्मिनेट हो जाना है, तो इसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। क्लियर बेटा? तो ऐसे कोडॉन जो टर्मिनेशन कर रहे हैं उनको टर्मिनेटर कोडॉन बोल दो, नॉनसेंस कोडॉन बोल दो, स्टॉप कोडॉन बोल दो, एक ही बात है। क्लियर? 5 आर पंक्चुएशन कोडॉन, AUG, GUG, UAA, UAG, UGA। ये भी आपका क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन दे, इंस्ट्रक्शन दे, स्टार्ट करो, टर्मिनेट करो। ठीक है, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन वर्ड पढ़ा है ना, पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश वाला वही है। एक्सेप्ट मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफान, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मेथियोनिन को छोड़ दो, मेथियोनिन के लिए AUG था, एंड ट्रिप्टोफान को छोड़ दो तो ऑल ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, दिस इज डिजेनरेसी। और इस तरीके का म्यूटेशन होता था तो मैंने क्या बताया था, साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन हुआ लेकिन वही कोड बना है जो उसी अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो भले ही कोडॉन बदल गया लेकिन अमाइनो एसिड तो वही आया। तो म्यूटेशन हुआ है लेकिन वो म्यूटेशन से कोई चेंज नहीं दिखा, तो उसको अपन ने बोला था साइलेंट म्यूटेशन। क्लियर है? Why this is possible? This is possible because one amino acid can be coded by the more than one codon. और इसमें भी अभी देखोगे आगे इसकी भी खूबसूरती है, ये हमेशा थर्ड वाले पे ही चेंज होता है, दो कॉमन जाते हैं। कोडॉन्स which specify the same amino acids are called synonyms, बोल सकते हैं। ठीक है, साइलेंट वाले सभी को हम बोलते हैं सिनोनिम्स, सभी तो एक ही को कोड कर रहे हैं। ल्यूसीन, सेरीन एंड आर्जिनिन, सबसे ज्यादा इन्हीं के कोड है, 6 डिफरेंट कोडॉन ईच। अब ये अमाइनो एसिड है, याद आ रहा हो तो सारे नाम। The degeneration of genetic code minimize the effect of mutation because this raises silent mutation. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं बेटा, ये आपके 2 चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन। Variations between synonyms tend to occur at the third position. इसको बोलते हैं वर्बल पोजीशन, एंड इससे जुड़ी हुई हाइपोथेसिस जो है वो है वर्बल हाइपोथेसिस। अब तुम्हारे दिमाग में अभी नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा आएगा आगे। तो उस दिन मैंने बताया था tRNA 20 टाइप्स के होते और अमाइनो एसिड भी कितने हैं, 20 है। तो हर अमाइनो एसिड के लिए एक tRNA रिस्पॉन्सिबल है। tRNA के पास है एंटीकोडॉन, तभी तो वो एंटीकोडॉन से ही तो उसको रीड करा रहा है। जैसे जस्ट सपोज mRNA लेके आया AUG, तो tRNA के पास क्या होगा, UAC। क्लियर? ये UAC इसके अकॉर्डिंग कोड करेगा और इसके ऊपर आएगा मैथियोनिन, मैट लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इस तरीके की चीजें क्यों पॉसिबल हुई कि 20 टाइप्स ऑफ tRNA से ही काम चल जा रहा है, क्योंकि थर्ड पोजीशन है वर्बल पोजीशन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वर्बल पोजीशन और वर्बल पोजीशन, वर्बल हाइपोथेसिस ये कहते हैं कि tRNA सिर्फ पहला 2 कोड ही पढ़ता है, पहले 2 लेटर को पढ़ता है, कोड नहीं लेटर। एक कोडॉन के फर्स्ट 2 लेटर को पढ़ रहा है, तब AU हो, मैंने बताया थर्ड पोजीशन पे ही वेरिएशन। क्लियर? तो tRNA को फर्क ही नहीं पड़ता कि थर्ड पे क्या है, वो 2 से ही डिसाइड कर देगा कि उसको कोड कौन सा अमाइनो एसिड जोड़ना है। दिस इज नोन एज वर्बल हाइपोथेसिस। इस पे शॉर्ट नोट्स आगे है, उसको आप नोट डाउन करके रखो। समझ में आया?
साइलेंट म्यूटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर ही नहीं करेगा, पहली बात। सेम चीज बन रहा है, बस कोड बदल चुका है, तो दैट इज नॉट अ डिसऑर्डर, दैट इज साइलेंट म्यूटेशन। प्रोटीन वही बन रहा है जो पहले भी बन रहा है, और वो कोड पास ऑन हो जाएगा। ऑब्वियसली वो गैमेट में आएगा, तो गैमेट में वो गया, गैमेट से फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, तो वहां पे कोड दूसरा जा चुका है। पेरेंटल कोड दूसरा रहेगा, पेरेंट में किसी एडवर्स कंडीशन से या इन्वायरमेंटल कंडीशन से म्यूटेशन अराइज भी हुआ है, बट दैट म्यूटेशन इज साइलेंट। ठीक, तो वो आगे चला जाएगा, उसका कोड चेंज हो गया। अब फिर से ये डिपेंड करता है कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी रखता है। अगर तुम इसको डिजीज से जोड़ना चाहोगी तो देयर इज पॉसिबिलिटी, एडेनिन की फ्रिक्वेंसी अलग होती है म्यूटेशन की, थायमिन की अलग होती है, यूरेसिल के सॉरी ग्वानिन की अलग होती है, इन सब की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। तो अगर वो कोड पहले वाला सेफर जोन में था, तो ये अब ज्यादा हार्मफुल म्यूटेशन में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। ऐसा एक है एरिया फॉर द डिजीज स्टडी। बट अभी आप साइलेंट को ऐसे समझो कि साइलेंट हुआ है तो वो कोई प्रोटीन की इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं हुआ, इसलिए कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। बट देयर इज अ सिक्वेंशियल डिसऑर्डर। ठीक है, इवोल्यूशन में कई पीढ़ियों के बाद उसी सेंसिटिव म्यूटेशन की वजह से जो साइलेंट था वो आगे जाकर डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? चलो, अब मेरे से पढ़ोगे तो फिर बेटा तुम्हें थोड़ा सा मिलेगी ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगी। ओके, तो वर्बल पोजीशन समझ में आया। वेरिएशन बिटवीन सिनोनिम्स टेंड टू अकर एट थर्ड पोजीशन, ये नोट डाउन कर लो, ऑफ द कोडॉन व्हिच इज नोन एज वर्बल पोजीशन। और इसके लिए सिंपल बात एक चीज याद रखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। जो आपके बुक में दिया हुआ है ना जेनेटिक कोड का लिस्ट, उसको आप देखो जरा, पहले भी एक दिन ओपन कराया था ये वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, इधर जरा बातें करो कम, पता नहीं क्या बातें हो रही। ये है थर्ड पोजीशन। जैसे अपन वो बनाते थे ना चेकर बोर्ड, इट इज ऑल्सो अ चेकर बोर्ड। एक पोजीशन के लिए आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, तो वहां पे हम लोग एक रो एक कॉलम लेते थे, यहाँ पे ऐसे है, समझो? क्लियर? तो यू, यू एंड यू, ये तीनों मिलके पहला कोड है। ध्यान से देखो यहाँ क्या बता रही हूं मैं, ये है। क्लियर? यू यू, अब ये तीनों चारों पोजीशन से बाइंड कर रहा है, तो इसके पास क्या है, यू 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 सी ए जी। टीआरएनए क्या कर रहा है, टीआरएनए को सिर्फ इन दो से मतलब, तो आप अपने इसी जेनेटिक कोड के पास यहाँ पे लिख लो इसको। टीआरएनए फर्स्ट टू कोड को, फर्स्ट टू लेटर को, कोड नहीं होता लेटर होता है, लेटर को रीड करता है, इसको बोलते हैं वर्बल हाइपोथेसिस। ओके, इसलिए जिस केस में वो अलग अलग प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो यहाँ पे प्रोलीन के लिए वो डिजेनरेसी के रूल से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो इसी को फॉर्म करेगा। सीसी को रीड किया, तो अब देखो आप कहीं और देखो, आपको सीसी कॉमन नहीं मिलेगा। दो पोजीशन पे सीसी मिल रहे हैं क्या? कहीं नहीं। ठीक है, नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी नहीं। सेम वे में आप थोड़ा इत्मीनान से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि पूरा ये 64 कोडॉन कैसे बना। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, हर एक बॉक्स का ऐसे ही है। फिर हर बॉक्स में पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, इसलिए 4 4 दिए हुए से। चलो आते बैक थोड़ा। When due to mutation in codon, the protein when due to mutation in codon, the amino acid get changed, missense। अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो मिससेंस हो गया, टर्मिनेट हो गया तो नॉनसेंस हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ तो साइलेंट हो गया। ये ऑलरेडी 3 4 बार पढ़ चुकी हूँ। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चेन इनिशिएटिंग कोडॉन इज ऑलवेज AUG, दैट्स व्हाई यूनिवर्सल हम कहते हैं कि कोई भी प्रोटीन जो होगा उसका पहला अमाइनो एसिड क्या होता है, मेथ्योनीन होता है। क्योंकि AUG को आप ऐसा नहीं ले रहे हो कि वो नॉन कोडिंग कोडॉन है। नॉन कोडिंग कोडॉन में सिर्फ 3 गए, 64 - 3 61 कोडिंग है। इसी 61 में एक स्टार्टिंग कोडॉन है और वो कोड कर रहा है, तभी वो 61 में, तो वो मेथ्योनीन को कोड कर रहा है। First amino acid of a polypeptide chain is always methionine.
ठीक है। मेथियोनिन, फॉर्माइल मेथियोनिन पूछता है तो प्रोकैरियोटिक का होगा, ऐसे लिखते हैं इसको, एफमेट। AUG is chain initiating or starting signal codon, rarely GUG. This is ambiguity. Act as chain initiating codon in extreme condition. एक रेयर हो गया, एक एक्सट्रीम रेयर हो गया, UUG भी क्या कर रहा है, स्टार्टिंग कोडॉन की तरह वर्क कर रहा है। GUG इज तो कोड फॉर वैलिन, तो जिस केस में GUG करेगा वहां पे क्या तुम्हें लगता है कि ये वैलिन आ जाएगा कोड में, तो ये इसका एक्सेप्शन हो जाता, ऐसा नहीं होता है। इन दैट केस यही तो एम्बिग्विटी है। अब जीयूजी का काम है वैलिन को कोड करना, लेकिन जीयूजी क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग कोडॉन की तरह बिहेव किया, इसलिए जीयूजी टेक्निकली वहां जेनेटिक जो कंट्रोल मैकेनिज्म चल रहा है वो उससे क्या कोड कराता है, मेथियोनिन को। और ये रेयर केस है, amino acid, but when it behaves like a chain initiating codon, it codes methionine amino acid beta। याद रहेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीयूजी से रिलेटेड। स्टॉप सिग्नल कोडॉन, इसके लिए टर्म याद रखना, ऑकर अंबर ओपल, ऑकर अंबर ओपल, UAA, एक ही को रिप्लेस करो AGGA, पोजीशंस फिक्स है यू की, AAA ले एक बार, AGA, क्लियर। ये कभी कभी इस टर्म से लेके ये टर्म्स में आ जाता है। Nonsense terminator codon, when they read by the ribosome, the protein synthesis stops. They does not code any amino acid. That's why they are non-coding codon. UGA is firstly discovered nonsense codon. Nonsense codon never have C nitrogen base. देखा अभी हमने क्या क्या है, UAA, UAG, UGA, C तो है ही नहीं। Opal UGA first discovered nonsense codon, UAG Umber discovered by Gonstein। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन अब नहीं आते हैं, आप स्किप करोगे तो भी चले। ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया UGA, ईस्ट पता है आपको, ईस्ट भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होने वाला क्या है, क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, फंजाई है, किस क्लास में आता है, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। अरे चार है, फटाफट चार लोग चारों को बोल दो। चलो आज के होमवर्क में पता करना। इंसिलिएटेड प्रोटोजोआ UAA एंड UAG कोड्स फॉर ग्लूटामीन अमाइनो एसिड। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या आ जाता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, क्लास क्या होती है, सिलिएटा। बस मैम रहने दो ना, मन कर रहा होगा मैम बस, ठीक है। AUG स्टार्ट एंड ये स्टॉप, दिस इज कोडिंग, ये गलती मत करना। पता चला 3+1 ऑप्शन में आता है क्योंकि, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि AUG कोड करता है बेटा। HG खुराना, हरगोविंद खुराना हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, इनका भी कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक कोड की डिस्कवरी में। Synthesize an artificial gene in laboratory. This gene has 207 base pair long. Suppressor tRNA gene, tRNA को सप्रेस करेगा, सिंथेसिस को सप्रेस करता है। खुराना यूज कोपॉलीमर, निरनबर्ग मथाई तक क्या था बेटा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन अच्छी आ रही है। यहाँ पे क्या खुराना जी ने क्या किया, इन्होंने कोपॉलीमर बनाया, मतलब निरनबर्ग मथाई वाले में क्या था, यू, तो इन्होंने दो को लिया। अब दो को लेंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी, अगर हम यूजी का ले रहे हैं तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो ये कोड होगा या तो ये कोड होगा, या तो यू के अगल बगल जी आ जाएगा या तो जी के अगल बगल यू आ जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो फिर से एक डिस्कवरी के लिए सिस्टीन, वैलिन, ल्यूसीन, सेरिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, इसकी डिस्कवरी हुई थी और इंडियन साइंटिस्ट हैं, इनको मिली थी बेटा आपको नोबेल प्राइज 1968 में फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोपॉलीमर। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन। आर्टिफिशियल जीन तो बाद में सिंथेसाइज किया हूँ, इसलिए वहां पे ईयर आपको आगे का दिख रहा है, ये अलग इंफॉर्मेशन, कोपॉलीमर की एक अलग इंफॉर्मेशन। निरनबर्ग मथाई होमोपॉलीमर,
हरगोविंद खुराना, कहीं कहीं तो इंडियन साइंटिस्ट आते हैं, वो याद रखो, हालांकि ये इंडिया में थे नहीं, ये डिस्कवरी इन्होंने इंडिया में नहीं की है। प्रपोज्ड बाय क्रिक, वर्बल हाइपोथेसिस जो वहां पे आया था उस पे आप ये शॉर्ट नोट्स नोट कर लो, अभी कर लो। थर्ड बेस ऑफ अ कोडॉन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द स्पेसिफिसिटी ऑफ कोडॉन डिटरमाइंड बाय फर्स्ट टू बेसिस, ये लाइन नोट डाउन रहना चाहिए। Same tRNA can recognize more than one codon. That's why there is 20 tRNA for 20 amino acid. ये आप concluding point लिख लें। वॉटसन एंड क्रिक वाले जो थे वही क्रिक हैं ये। मॉड्यूल में दिया होगा शायद वो बोला। समझ में आ गया ना वोबल हाइपोथेसिस क्या है? बाउंसर क्वेश्चन में आ सकते हैं। आपको कुछ कंक्लूडिंग यहाँ पे पॉइंट में बताती हूँ, फिर से रिवाइज करा। 64 कोडॉन टोटल, 3 टर्मिनेटिंग कोडॉन स्टॉप कोडॉन, 61 कोडिंग कोडॉन सेंस कोडॉन, 20 अमाइनो एसिड, 20 tRNA, 1 tRNA और 1 अमाइनो एसिड। इसलिए प्रोटीन की चेन में प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड, बट tRNA reads first two नाइट्रोजनस बेस या लेटर ऑफ अ कोडॉन लिख सकते हो। Only that's why यही आपका है वोबल हाइपोथेसिस, रिलेट रहना चाहिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है? लिखो लिखो, लिख रहा हूं। ऐसे ही छोटा सा टॉपिक जब जैसे रेप्लिकेशन खत्म हुआ तो रेप्लिकेशन की इस तरीके से पॉइंट लिख लो ना, हो जाएगा प्रिपेयर। सीक्वेंस पॉइंट लिखो, कंप्लीट समरी अपनी होनी चाहिए, एमसीक्यू सॉल्व करो, खत्म। ये मत लिखना ये वाला, ये ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है ना, वही चीज लिखा है, वोबल हाइपोथेसिस से लिख दिया। अब 1 tRNA 1 अमाइनो एसिड इतना। अब जेनेटिक कोड चल रहा है तो जेनेटिक कोड को ही पहले देख लेते हैं, फिर एंड कर। एनसीईआरटी आ जाओ बेटा फटाफट, जेनेटिक कोड एनसीईआरटी में। During replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. Second, during replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. Hidden है इसमें, डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन लेकिन दोनों में न्यूक्लिक एसिड कॉपी हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. The process of translation requires transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to synthesize a polymer of amino acid. Translation की बात है। Neither does any complementarity exist between nucleotides and amino acid. हमें पता है कि अमाइनो एसिड कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, एक दूसरा बायोमोलिक्यूल है, और डीएनए आरएनए तक तो चलो ठीक है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड, लेकिन फिर भी इतनी एक्यूरेसी कैसे? इसका मतलब देयर इज सर्टेन कोड, नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थ्योरेटिकली, ना आप उनको थ्योरेटिकली उनके कंपोजिशन से रिलेट कर सकते हो। क्यों? अमाइनो एसिड आपने दूसरी तरीके से पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन्स है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक वेरिएबल आर चेन होती है।
और अमाइनो एसिड एकदम टोटली डिफरेंट है, डीएनए आरएनए टोटली डिफरेंट है, वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है। तो ना आप थ्योरेटिकली कुछ देख रहे हो ना ही आप केमिकली कुछ देख रहे हो, बट एक सिंथेसिस के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल कर रहा है। There existed ample evidence, though, to support the notion that change in nucleic acid को अगर आप चेंज करोगे, were responsible for change in amino acid and proteins. चाहे आप उसको म्यूटेशन बोल लो या सिंपल एक्सपेरिमेंट बोल लो, अगर जेनेटिक कोड में कोई चेंज हुआ, ऊपर न्यूक्लिक एसिड में चेंज हो रहा है, तो प्रोटीन में चेंज हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया में भी हमने यही देखा है। तो क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि इन दोनों बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस का या कुछ तो रिलेशन है एक दूसरे से, नहीं तो एक को चेंज करने में दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। This led to the proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein. तो sequence of amino acid कहाँ से आ रहा है? Genetic code से. If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition of deciphering of genetic code were most challenging. इस मेथड को बोलते हैं डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड, मतलब जेनेटिक कोड को खोजना, जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करना। तो टर्म है आपके एनसीईआरटी में, अंडरलाइन कर लेना, डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड, इंफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक कोड फाइंड आउट करना। In a very true sense, it required involvement of scientists from several disciplines, physicists, helical, model, temperature, variation, factors, सब कुछ देखना है, एक फिजिक्स भी बंदा वहां पे चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट, मतलब जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज हो, बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज हो, और जेनेटिक्स की नॉलेज हो। क्यों? It was George Gamow, a physicist, who argued that since there are only 4 bases and if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases. यहाँ पे इनको मैथमेटिशियंस भी लाना चाहिए, जिसने कोड किया, जो भाई पावर निकाल रहा है, कितने होंगे क्या होंगे, ये तो मैथमेटिक्स वर्क कर रहा है ना। He suggested that, अब ये साइंटिस्ट याद रखना, in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotide. अरेंज कर रहे हो, अगर 4 ही आपके पास पॉसिबिलिटी है, 4 की पॉसिबिलिटी है, चाहे डीएनए हो या आरएनए होंगे, तो 4 ही नाइट्रोजनस बेस, तो उस पे इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, very bold proposition, because a permutation combination of 4:3, 4 into 4 into 4 would generate 64 codons, generating many more codons than required. अगर 20-20 का जी चलता तो सिर्फ हमें 20 कोडॉन्स मिलते कि 20 अमाइनो एसिड 20 कोडॉन 20 टीआरएनए, कहानी खत्म। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा था एक्सपेरिमेंट में, तो इन्होंने डिस्कवरी की कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो प्रोबेबिलिटी आती है उसको लगाया इन्होंने कि कोडॉन को हम लेते हैं ट्रिपलेट, और इसकी भी पूरी हिस्ट्री है, 2 को लिया गया, 3 को लिया गया, 4 को लिया गया, 5 को लिया गया, टीआरएनए को, टीआरएनए है, कुछ है जो कोड में हेल्प कर रहा है, तो डिस्कवरी हुई टीआरएनए की, वो भी पूरा आपको पढ़ना है। ओके बच्चा, लेकिन जो प्रूफ हुआ वो ये हुआ कि देयर इज पोजीशन ऑफ 3 एंड ईच पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी है 4 में से किसी एक नाइट्रोजनस बेस की, इसलिए फॉर्मूला आया 4:3, 4:4:4, providing proof that the codon was a triplet was a mere daunting task. इसको बोलते हैं आपका डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेप आया कि एग्जैक्टली कोडॉन है क्या, कितने लेटर हैं उसमें, क्लियर, इसलिए लिखा है मोर daunting task. The chemical method developed by Hargobind Khorana was instrumental in synthesizing RNA molecule with defined combination of bases, homopolymer and copolymer. इसमें आप याद रखना हरगोविंद खुराना कोपॉलीमर के लिए, नीरेनबर्ग एंड मथाई आपके होमोपॉलीमर, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। Marshall Nirenberg's cell-free system for protein synthesis finally helped the code to be deciphered, उसको डिकोड किया। Sevro Oqua enzyme,
Polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner, enzymatic synthesis of RNA in vitro. Information है, नोट डाउन करो. पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम है ये साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम के बेसिस पे इसको एंजाइम बोल दिया गया. वाज आल्सो हेल्प्स इन पॉलीमराइजिंग आरएनए. ये सारी एक्टिविटी ये डिस्कवर हुआ तभी इन विट्रो पॉसिबल हुआ कि आप पॉली ए टेल बना लो, पॉली यू सीक्वेंस बना लो, कोपॉलीमर बना लो. अगर ये एंजाइम ही नहीं डिस्कवर्ड होता तो वो पॉलीमराइजेशन जो आर्टिफिशियली हो रही है कोपॉलीमर होमोपॉलीमर की वो पॉसिबल नहीं हो पाती. Finally, a checkerboard for genetic code was prepared, which is given. दिख रहा है आपको? ठीक है. अब जो आपको वहां पे पहले एक स्लाइड में दिखा था वही चीज यहाँ लिखा है. साइलेंट फीचर, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप इसको 5 स्टार लगा के सभी एकदम आपको ध्यान में होने चाहिए और एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए. आपको बता दूं मैथिली ने एक पूरा दिन लिया था इन लाइंस को समझने में. बार बार पढ़ती थी, उसको बहुत कंफ्यूजन होता था. डिजेनरेसी क्या है, वोबल हाइपोथेसिस क्या है. बट आप फोकस करो और चीजों को एकदम क्लियर रखो. द कोडॉन इज ट्रिपलेट, 61 codons for amino acids and 3 codons do not code for any amino acid. तो वो क्या है? स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन. Some amino acids are coded by more than one codon. This property पूछ लेगा मैच द कॉलम में